वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडेंट ऑफ बीटेक थर्ड सेम। अपना सब्जेक्ट जो चल रहा है मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज लेक्चर जो है अपना डिमांड फोरकास्टिंग। एक टॉपिक है जिसके अंदर हम पर्पस पढ़ेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग की डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे। आपको याद हो लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था यूनिट सेकंड में से लेक्चर 8 पढ़ा था। आज यूनिट सेकंड में से लेक्चर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग एंड डिटर्मिनेंट, पर्पस और मेथड। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं डिमांड क्या है, तो आप बोलोगे कि सर डिमांड क्या होता है। सपोज मान लीजिए मैं किसी शॉप पर कोई चीज़ परचेज करने गया, तो वहाँ पे वो जो शॉप है, वो जो गुड्स है वो स्पेसिफाई हो गई, टाइम स्पेसिफाई हो गया, डेट स्पेसिफाई हो गया, और जिस प्राइस पर मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया वो रेट भी क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। येस और नो बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड क्या होती है, जब पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर कमोडिटी की हम क्वांटिटी डिमांडेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिमांड के साथ एक वर्ड ऐड हो गया है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेशन करना, प्रोस्पेक्ट्स करना, फ्यूचर्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स करना। आपने कभी सोचा है कि कोई भी कंपनी जब सीज़न आता है सेल का, तो उस समय वो एस्टिमेट करती है, प्रोस्पेक्ट्स करती है कि इस बार हमारी इतनी सेल तो होगी, लास्ट ईयर हमारी इतनी सेल हुई थी, इस साल हमारी इतनी सेल होगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, उसके पर्पस क्या है, डिटर्मिनेंट उसके निर्धारक क्या हैं, और डिमांड फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं, इन सब बातों को हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बता ही रहा था कि डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है किसको डिटरमाइन करने में कि फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी। डिमांड का मतलब आप समझेंगे कि स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड आपका क्वांटिटी, और टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कहलाएगी, आपकी डिमांड कहलाएगी। फिर हमने देखा कि डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर फैक्टर भी होते हैं, क्योंकि जब हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे कुछ फैक्टर कंट्रोलेबल होंगे, कुछ नॉन कंट्रोलेबल भी होंगे। कंट्रोलेबल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे हैंड में है, और इनकंट्रोलेबल का मतलब है कि हमारे हैंड में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेफिनेशन की हम बात करें, डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग हमने पढ़ी है। अब डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो कंडीफ एंड स्टील ने डिमांड फोरकास्टिंग की क्या डेफिनेशंस दी है कि डिमांड फोरकास्टिंग एक तरीके से एस्टिमेटेड है सेल्स का फ्यूचर पीरियड के लिए, जो हम अपने मार्केटिंग प्लान, जो भी हमारे कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, जो भी हमारा सेल्स फोर्स है, कॉम्पिटिटिव फोर्स है, उन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारी जो डिमांड क्या होगी। अब हम बात करेंगे पर्पस की। जब पर्पस की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म पर्पस आते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस आते हैं। आप देखिए जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ शॉर्ट टर्म पर्पस को पूरा करना और कुछ लॉन्ग टर्म पर्पस को पूरा करना। तो वो शॉर्ट टर्म पर्पस क्या है, वो लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देखें, सबसे पहले है फॉर्मुलेट प्रोडक्शन पॉलिसी। जब आपको डिमांड फोरकास्ट करोगे तो उसी डिमांड फोरकास्ट को आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करोगे, नहीं करोगे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। हम फोरकास्ट तो कर रहे हैं ज़्यादा का, लेकिन हम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्रोडक्शन पॉलिसी की हमने बात की। फिर आएगा फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसी। जब हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो उस समय हम क्वांटिटी, प्रोडक्शन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें प्राइस कितना रखता है। जैसा कि आपने देखा हो कि जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो उनका प्राइस हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा पहले से हम बढ़ा सकते हैं, और जिनकी डिमांड कम है उनकी प्राइस थोड़े से हम कम कर सकते हैं। येस और नो। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्राइसिंग डिसीजन कहलाता है, फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, अपना सेल्स का रहता है। जैसा कि बताया आपको कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है। वो अपने जो भी एरिया के अंदर सेल कर रहा है, उस रीजन के अंदर सेल्स को देखना चाहता है। तो उन सब चीज़ों को हम सेल्स कंट्रोलिंग के अंदर बात करेंगे। और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, खाली फोरकास्ट से काम चलने वाला नहीं है, हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उसी से तो हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे, प्राइसिंग पॉलिसी को चेंज करेंगे। यदि हम प्राइस कम करेंगे तो हमें उसकी भरपाई कहाँ से करनी है, तो हमारे पास फाइनेंस भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोलो। सेल्स को बढ़ाना है तो हमें कुछ सेल्स कैंपेन करने पड़ेंगे, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो हम अरेंजिंग फाइनेंस की भी बात करते हैं। ये अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की। जैसा कि नेम से क्लियर है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हम लंबे टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि हम देखें कि हम लंबे टाइम के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे टेम्परेरी हमने देखा कि इस समय फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं आफ्टर कोविड,
कि कोविड की सेकंड लहर अभी चल रही थी, अभी फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, राखी आ गई है, राखी से शुरुआत हो चुकी है। तो अब आगे आने वाले त्यौहार के अंदर हमें क्या करना है, हमें लगना है कि हाँ हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि हम पहले जो सेल कम हुई थी उसको कंपनसेट कर सकें। तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज की एलोकेशंस की, एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। तो वो प्लानिंग में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आप ये देखें तो हमने यहाँ पे इन्हीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हमने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझाया है। ऐसे आप लिख के आएंगे तो आपका अच्छे से और समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं डिटर्मिनेंट या मेथड्स क्या हैं। देखो जब आप बात करते हैं डिमांड फोरकास्ट करने की तो मेथड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है ओपिनियन मेथड्स, ठीक है ना, सेकंड स्टैटिकल मेथड्स आएंगे, फर्स्ट ओपिनियन मेथड्स हैं। तो ओपिनियन मेथड्स के अंदर क्या है, कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप क्या, सेल्स पर्सन जो हमारे पर्सन रहते हैं वो कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं, इमीडिएट सेल्स पर्सन का कस्टमर से कॉन्टैक्ट रहता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आप यदि देखें आपने किसी कंपनी की एजेंसी ले रखी है तो जो आपके रिटेलर होलसेलर हैं आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, ओपिनियन लेंगे कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस चाहते हैं, तो वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव ओपिनियन मेथड्स कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्वे ऑफ कस्टमर इंटेंशन। आप देखते होंगे कि जब हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके परचेज के रिगार्डिंग पोस्ट परचेज हमें फीडबैक आता है नहीं आता है। पोस्ट परचेज आप रेटिंग करो, ऑनलाइन परचेज में, ऑफलाइन परचेज में आपसे जो भी है शॉपकीपर वर्बली पूछ लेता है, तो वो आपसे सर्वे भी करता है। फिर आता है अपना डेल्फी टेक्निक, जैसे कि नेम से क्लियर है, डेल्फी टेक्निक काफ़ी पुरानी टेक्निक है। 1950 में RAND कॉरपोरेशन ने इस टेक्निक को डेवलप किया था और इसमें हमने बात की थी उन प्रोसेसेस की जो हमें हेल्प करती हैं हमारी जो डिमांड फोरकास्ट में हमें क्या हेल्प करती हैं। आप जब पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग में तो वहाँ पे हम देखेंगे, हम रिसर्च टूल्स वगैरह यूज़ में लेते हैं, हम इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, हम मार्केट का सर्वे कराते हैं, हम ओपिनियन पोल्स वगैरह को, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो वो सब आपको कहाँ पे मिलता है, बोलो डेल्फी टेक्निक के अंदर मिलता है। तो आई थिंक डेल्फी टेक्निक जो है आपको समझ में आई होगी कि ये आपको डिमांड एनालिसिस में, डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। येस और नो बोलो, बोलो बच्चों, करती है नहीं करती है, बोलो। ओके बेटा, फिर हम बात करेंगे, इसके बाद आपका आएगा कि ये जो हम डेल्फी टेक्निक यूज़ में ले रहे हैं इसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, जैसे सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं सेल्स का आने वाले टाइम के अंदर। हम उनसे जो सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, हम एक्सपर्ट की हेल्प से उन डेटा के बेस पर हम प्रोस्पेक्ट लगाते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ट्रेंड क्या रहेगा, वो भी हमें पता लग सकता है। वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस सेट करते हैं। उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमें लगता है कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर हम सेल्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का जो रोल रहता है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को, ओपिनियन को जानने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये आपका जो ओपिनियन मेथड है, नेम से क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ओपिनियन मेथड्स। बढ़ते हैं आगे, फिर आता है आपका ओपिनियन मेथड के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉर्मल ग्रुप टेक्निक। जैसा कि हम समझ गए कि यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे। डेल्बर्ग और वेंटवेन ने क्या एक मेथड डेवलप किया था, ठीक है ना, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जो कि डेल्फी मेथड के अंदर क्या था, थोड़ा चेंजेस था, मॉडिफिकेशन था। देखो होता है कि प्रीवियस मेथड में कुछ चेंज रिक्वायर होते हैं, तो वहाँ पे जब हमने ओपिनियन ली थी तो वहाँ हमने ग्रुप की बात नहीं की, और जबकि ग्रुप ओपिनियन जो है वो इंडिविजुअल ओपिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। येस और नो बताओ बच्चों, रखती नहीं रखती ग्रुप ओपिनियन? यदि आप एक इंडिविजुअल से डिसीजन लेते हैं और एक ग्रुप ऑफ पर्सन से डिसीजन लेते हैं तो कौन सा डिसीजन आपको सही लगेगा? आपको ये लगेगा कि हाँ ग्रुप जो पर्सन है वो सब उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सजेशंस दिया था इसी मेथड के थ्रू, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के थ्रू, मॉडिफिकेशन ऑफ डेल्फी मेथड्स ये माना जाता है। बस इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट की बात करते थे उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, और वो ग्रुप क्या करते हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलके देते हैं। जैसे पिछले मेथड के अंदर वो क्या देते थे, आपके इंडिविजुअली देते थे, यहाँ सब मिलके आंसर करते हैं, तो ग्रुप टेक्निक कहलाती है। ग्रुप टेक्निक के बाद आते हैं अपने स्टैटिकल मेथड्स। आपको याद हो जब आपने स्टैटिक्स पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिक्स नहीं पढ़ी है तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आपने देखा होगा हम एवरेज निकालते हैं। जैसे हम देखें दो
वैल्यू को हमने टोटल किया और 2 का डिवाइड किया, 3 वैल्यू को टोटल किया, 3 का डिवाइड किया, ठीक है ना, 4 का टोटल किया, 4 का डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते नहीं निकालते, बताओ। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन आपको क्या बता रहा है कि यदि हम देखें इस टेबल के अंदर हमें 2005 से लेकर 2010 की इन्फॉर्मेशन दी है और हमें कहा गया है कि जो प्रीवियस डेटा का इन्फॉर्मेशन है 2009 तक का जो डेटा है उसके बेस पर 2010 की हम सेल्स निकालते हैं। तो वहाँ पर आप ये देखें ट्रेंड क्या हो सकता है। जैसे आप देखें 2 था, 2.2 हुआ, 2.3 हुआ, 2.2 हुआ, 2.3 हुआ। तो एक तो ट्रेंड बताता है कि लास्ट ईयर कम हुआ था, इस साल भी कम हो सकता है, तो 2.2 हो सकता है। दूसरा ट्रेंड क्या बता रहा है कि ये भी हो सकता है कि हम सेम टारगेट को अचीव करें, 2.3 हो सकता है। और तीसरा ट्रेंड बताता है कि यदि इंक्रीज़ होता है तो 0.1 का इंक्रीज़ हो रहा है तो 2.4 होगा। तो इसी को हमने नेक्स्ट टेबल पे दिखाया है और इसी को हमने यहाँ पे ग्राफ में ईयर बाय ईयर करके दिखाया है। यहाँ पे हमने ईयर्स को लिए हैं 2005 to 2010 और यहाँ पे हमने सेल्स को लिया है। ये अपना स्टैटिकल्स मेथड है। एक तरीके से स्टैटिकल्स मेथड आपको मैथमेटिक मॉडल की तरह हेल्प करते नहीं करते, बताओ बच्चों, यस और नो? करते ना मैथमेटिकल मॉडल जैसे थे। आप आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा आपका रिग्रेशन इक्वेशन। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे 2 इक्वेशन रहती है, एक्स ऑन वाई। यदि एक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, वाई जब दे रखा है, और वाई ऑन एक्स क्या होता है जब हम वाई को कैलकुलेट कर रहे हैं जब एक्स दे रखा है। तो यहाँ पे जो 2 वेरिएबल रहते हैं उनमें से एक वेरिएबल हमें क्या होता है, नोन होता है, दूसरे वेरिएबल के बेस पर हम उसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है जो वेरिएबल हमें नोन होता है उसका 2 वेरिएबल में से, जैसे हम डिमांड की बात करें, डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स की हम बात करें तो कंज्यूमर की इनकम की हम बात करेंगे। तो हम कंज्यूमर की इनकम यदि दे रखी है तो हम डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस ट्रेंड की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। जैसे डिमांड को हमने एक्स मान लिया, इनकम को हमने वाई मान लिया, तो एक्स ऑन वाई कर दिया, वाई इनकम है दे रखा है तो हम एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका इकोनोमेट्रिक, जैसा कि नेम से क्लियर है। यहाँ पे अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही स्टैटिकल्स मेथड के अंदर स्टैटिकल टूल्स, मीन, मोड, मीडियन आपने सुना होगा, ठीक है ना, एवरेज जिसको हम बोलते हैं मीन को, है ना, तो उनको हम कैलकुलेट करेंगे। उनकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो मॉडल है ये मोस्टली कहाँ यूज़ में आता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पॉपुलेटेड एरिया हैं, जहाँ आपके जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे मेथड्स क्या है यूज़ में आता है। मोस्टली ये मेथड आप कहाँ देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट कंपनी वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उनको पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बाय ट्रेन आप सफ़र कर रहे हैं और यदि आपको बहुत दूर जाना है, मान लीजिए आप अपना अजमेर से जम्मू की ट्रेन है, तो अब आपको अजमेर से जम्मू जाना है, तो अजमेर से जम्मू का किराया और लॉन्ग डिस्टेंस में किराया कम होता है और शॉर्ट डिस्टेंस में किराया क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वहीं आपको अजमेर से जयपुर आना है या फिर जयपुर से अलवर आना है, तो वहाँ पे किराया क्या रहेगा आपका, बोलो। आप कंपेरेटिवली टोटल करके देखेंगे तो आपको किराया ज़्यादा मिलेगा। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल ये बताता है कि जैसे जैसे हम जो है 1 यूनिट को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ये जो सिंपल एवरेज मेथड है मैंने आपको पहले बताया ही था कि जब हमने अभी एक ट्रेंड देखा था वहाँ पे आप ये देखें, ये जैसे ईयर्स थे 2005 से 2009 की इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको 5 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैंने कहा था कि यदि 4 है वैल्यू तो 4 का डिवाइड कर दो, यहाँ 5 है तो 5 का टोटल करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका बोलो सिंपल एवरेज आएगा नहीं आएगा। ये सिंपल एवरेज मेथड जो है आपका ये स्टैटिकल्स का ही मेथड है। जैसे हम देखिए 2002 से लेके 2009 की इन्फॉर्मेशन थी, इनका टोटल किया सिंपल एवरेज निकालने के लिए और नंबर ऑफ जो ईयर थे उनका हमने डिवाइड कर दिया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो मेथड से डिमांड फोरकास्टिंग के स्टैटिकल मेथड्स, ओपिनियन मेथड, उनको पूरा किया, पर्पस जो थे उनको पूरा किया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम कोई किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।